हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी धाम के यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दिन बड़े व्यस्तता में बीते, तो इसलिए आपको वीडियो से अपडेट नहीं कर पाया। कोई नया वीडियो अपलोड नहीं हुआ इस चैनल पर, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज कई दिनों बाद इस तरह मौका मिला कि वीडियो एक बनाई जाए और कुछ जानकारियाँ आपको दी जाए। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं बड़ा ही रोचक होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छंद। क्या टॉपिक है हमारा? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? छंद। अर्थात आज हम छंद पर चर्चा करेंगे। यह छंद जो है हिंदी व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत आता है। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत ये छंद हम पढ़ते हैं। रस, छंद, अलंकार, गुण, शैली, भाषा, ये सारी चीजें हम काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद जैसा कि हम टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं छंद, तो थोड़ा बहुत जानते हैं छंद कहते किसे हैं, छंद है क्या। तो बच्चों, छंद की जो परिभाषा है, अगर छंद की परिभाषा को अपनी भाषा में लिखा जाए तो हम उसे कह सकते हैं कि काव्य के नियमबद्ध रूप को, काव्य के नियमबद्ध रूप को छंद कहते हैं। काव्य के नियमबद्ध रूप को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब नियमबद्ध की जहां तक बात है, तो नियमबद्ध का तात्पर्य है कि ऐसा काव्य जो नियमों से बंधा हुआ हो। और ये नियम भी कैसे हो? तो नियम जो काव्य के नियम बनाए गए हमारे आचार्यों द्वारा, जो निर्धारित किए गए हैं नियम, उन नियमों से बंधा हुआ जो काव्य होता है उसे हम छंद कहते हैं। अब नियमों से बंधा हुआ काव्य अर्थात क्या क्या चीजें होंगी इसमें? तो नियमों से बंधा हुआ काव्य होगा और क्या क्या नियम होंगे, तो उसके लिए हम कुछ चीजें देखते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं छंद के अंतर्गत। इन सारी चीजों को हम छंद के अंग के अंतर्गत लिखेंगे। किसके अंतर्गत लिखेंगे? छंद के अंग। छंद के अंग कौन कौन से हैं? तो छंद के अंग की हम आज बात करने वाले हैं। छंद के अंतर्गत निम्नलिखित कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे छंद में पहला जो और महत्वपूर्ण अंग होता है वो है मात्रा। मात्रा ये छंद का एक अंग है और प्रमुख अंग है। इसके बाद मात्रा के बाद वर्ण, ये अगला अंग है छंद का। अर्थात छंद के लिए या छंद के नियमों के लिए ये सारी चीजें होनी आवश्यक है। छंद के अंगों के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। और जब ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं किसी पद्य में, किसी काव्य में, तो उसे हम कहते हैं कि वो छंदबद्ध काव्य है। हम उसे छंद के प्रकारों के अंतर्गत कोई ना कोई नाम देते हैं उसकी विशेषताओं को देखते हुए। तो मात्रा, वर्ण, चरण, मात्रा, वर्ण, चरण, अगला जो है वो है तुक। उसके बाद सुर, लय और ताल। सुर, लय, ताल, यति और गण, ये चीजें छंद के अंगों में आती हैं। छंद के अंगों के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर किसी छंद की हम बात करें, तो छंद की बात करते समय हम पहले फोकस किस पर करते हैं? मात्रा पर, कि उस छंद में कितनी मात्राएं हैं। चरणों पर करते हैं फोकस, कि उस छंद में कितने चरण हैं। किसी छंद में कितने चरण होंगे, कितनी मात्राएं होंगी, इस आधार पर छंदों का विभाजन होता है अलग अलग। वर्ण, हम वर्णों का भी आधार देखते हैं छंदों के अंतर्गत, कि कौन कौन से वर्ण होंगे या कितने वर्ण होंगे तब कोई छंद बनेगा। तुक, छंद में या काव्य में, काव्य की सबसे बड़ी विशेषता जो आधुनिक काल के पहले तक होती थी वो थी तुक। अर्थात तुक काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। सबसे बड़ी अगर ना कहें तो भी तुक काव्य की एक बड़ी विशेषता है, एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो छंद में भी तुक होती है।
फिर उसके बाद सुर, लय और ताल। सुर, लय और ताल भी किसी छंद के लिए होना आवश्यक है। और उसके बाद है यति। यति अर्थात विराम। यति अर्थात विराम। उसके बाद अंतिम जो है वो है गढ़। गढ़ को भी छंद में होना आवश्यक माना गया है। तो आइए आप देखते हैं कि मात्रा, जैसे मात्रा क्या है, तो हम देखते हैं कि हर छंद में कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं। बिना मात्राओं का छंद नहीं बन सकता, तो इसीलिए छंद में मात्राओं का होना आवश्यक है। अब नवीन प्रयोगों की बात छोड़ दी जाए तो जितने भी छंद होते हैं सभी मात्राओं के अधीन होते हैं, अर्थात उनमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। जिनमें मात्राएं नहीं होती उनमें वर्ण निश्चित होते हैं कि कितने वर्ण होंगे, कितने वर्ण होंगे। ये वर्णों के अंतर्गत, वर्ण एक प्रमुख अंग है क्योंकि छंद का, तो वर्ण अर्थात कितने वर्ण होंगे किसी छंद में, यह भी निश्चित होता है। चरण महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जब हम छंद की परिभाषाएं लिखते या पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह एक ऐसा छंद है जिसमें 6 चरण हैं या 4 चरण हैं। चरणों की बात सबसे पहले आती है, इसलिए चरण भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तुक। तुक क्या है? अर्थात पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि वाले वर्णों या शब्दों का आना ही तुक कहलाता है। चरण को फिर से देख लेते हैं। चरण अर्थात मात्राओं की एक निश्चित संख्या, जहां पर किसी छंद का एक चरण होता है वहां पर मात्राओं या वर्णों की एक निश्चित संख्या होती है कि इतनी मात्राएं हो गई तो एक चरण माना जा सकता है। तुक वही बात कि पंक्तियों के अंत में जब समान ध्वनि वाले वर्ण या समान ध्वनि वाले शब्द आते हैं तो हम समझते हैं कि वो उसमें तुक है, तुकबंदी है ना। उसके बाद बात आती है सुर, लय, ताल की। हर छंद में सुर, लय, ताल होना भी आवश्यक है। सुर, लय, ताल के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि किसी छंद को पढ़ने की कौन सी लय हो, किस ताल में पढ़ा जाए, किस स्वर के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा जाए, कौन से स्वर अर्थात किस सुर में पढ़ा जाए। हर छंद को पढ़ने के लिए निश्चित सुर, लय और ताल भी होती है। यति, अधिकतर यति का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। यति का अर्थ होता है विराम। यति का अर्थ क्या है? विराम। विराम अर्थात जहां पर छंद के चरणों के अंत में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को विराम कहते हैं। या कहीं कहीं पर छंदों में विराम चिन्हों का प्रयोग ना होते हुए भी एक निश्चित स्थान पर जाकर हमें रुकना होता है तो उसको हम यति कहते हैं। यति अर्थात विराम, सामान्य सी भाषा में समझ लीजिए। अगली बात आती है गढ़। गढ़ 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। ये मैं लिख दे रहा हूं कि 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। जब आप वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि गढ़ क्या है। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। अब 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, लेकिन हर गण की अलग अलग निश्चित मात्राएं होती हैं और उसी आधार पे उस गण का नामकरण होता है। और इस गण से संबंधित एक सूत्र भी है जिसका नाम है, जो पूरा सूत्र इस प्रकार है, यमाता राज भान सलगा। यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र के अंतर्गत हम गणों की गणना करते हैं। और गणों की संख्या कितनी है? तो गणों की संख्या 8 है। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद अब मुझे आशा है कि छंद के अंगों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अच्छी तरह से जान लिया होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले अंग पर, अगले रूप पर कि छंद में और क्या क्या चीजें होती हैं। हम इस बात पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो कोई बात नहीं, अगर नोट ना किए हो तो नोट कर लीजिए। अगली चर्चा हम जिस पर करेंगे, अब तक हम छंद के अंगों को पढ़ रहे थे, जो अगली चर्चा हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं छंद के भेद पर। छंद के भेद अर्थात छंद के भेद क्या क्या है। ठीक है, छंद के भेदों के अंतर्गत हम देखेंगे कि छंद के भेद कितने होते हैं। भेद अर्थात प्रकार, छंद के प्रकार कितने होते हैं, इस बात को हम अब देखेंगे, अब जानेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो आपको बता दूं कि छंद के भेद होते हैं 3। छंद के भेद कितने होते हैं? 3। 2 मुख्य होते हैं और एक ऐसा भेद है जो अभी बहुत अर्वाचीन समय में विकसित हुआ है। छंद के भेदों में पहला जो भेद है वो है मात्रिक छंदों का। पहला जो भेद है वो क्या है? पहला भेद है मात्रिक छंद, अर्थात
पहले प्रकार का जो छंद होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और उसके बाद जो छंद होता है उसको हम कहते हैं वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और जो नवीन भेद विकसित हुआ है छंदों का उसे हम कहते हैं मुक्त छंद या मुक्तक छंद। मुक्त छंद या मुक्तक छंद हम कहते हैं। तो मात्रिक छंद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मात्रिक छंद अर्थात जो मात्राओं की प्रधानता वाला छंद है, मात्राओं की प्रमुखता वाला छंद है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद अर्थात जो वर्णों की प्रमुखता वाला छंद है। आपने छंद के अंगों में पढ़ा था कि कहीं पर मात्राएं होती हैं छंद के अंग में तो वर्ण भी होते हैं, अर्थात मात्राओं के आधार पर मात्रिक छंद बनता है और वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद बनता है। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो किसी नियम में बंधती नहीं है, वैसे ही छंदों का एक भेद ऐसा भी है जो किसी भी नियम को स्वीकार नहीं करता है और उन सब से मुक्त होता है। इसीलिए उसका नाम भी क्या रखा गया, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया मुक्तक छंद। अर्थात यह भेद छंद का किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता है, किसी भी नियम को स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम मुक्तक छंद है। तो आपने देखा कि छंद के तीन भेद होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। अर्थात मात्रिक छंदों की रचना मात्राओं की निश्चित संख्या के आधार पर होती है, वर्णिक छंदों की रचना वर्णों की निश्चित संख्या के आधार पर होती है, तो वहीं मुक्तक छंदों की रचना हर बंधन से मुक्त होकर की जाती है, अर्थात इन पर छंद का कोई भी बंधन लागू नहीं होता है। तो आपने इन चीज़ों को देख लिया, अच्छे से समझ लिया होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। वीडियो यद्यपि छोटा है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जा चुकी हैं। अगले वीडियो में हम छंद से संबंधित ही और कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को दुलार करिए, छोटों को प्यार आशीर्वाद दीजिए। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।